हाय फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशनल हब। दोस्तों, जितने भी लोग मुझे बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के क्वेरी था, जितने भी लोगों का कि आप टीआरई 4.0 के लिए आप प्रीवियस पीवाईक्यू लेकर के आइए, तो उन लोगों के लिए आज पीवाईक्यू है, मैं ले आई हूँ। और आप लोगों को मैं बता दूँ कि इसकी ये सेशन मैं किस तरह से लाऊंगी। तो हिस्ट्री, इसकी जो एग्ज़ाम होती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सबकी अलग अलग फेज में होती है। तो मैं अलग अलग वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों को सारा कवर करवाऊँगी। इस वीडियो के अंतर्गत मैं हिस्ट्री की पीवाईक्यू को सॉल्व करवाऊँगी। इसके साथ-साथ मैं 4 जो ऑप्शन रहते हैं, उसको भी अच्छे से डील करवाऊँगी, ठीक है? तो आप लोग पेन पेपर लेकर के बैठे दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको आप नोट डाउन करते चले जाएँ, ठीक है? चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो हिस्ट्री का क्वेश्चन है। और यहाँ से ये हिस्ट्री का क्वेश्चन 71 से स्टार्ट था। फर्स्ट क्वेश्चन मैं पीपीटी में पता नहीं क्यों नहीं लगाई, लेकिन पहला क्वेश्चन था कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो उसका आंसर 1498 होगा। वास्को डी गामा भारत आया था, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 72 के क्वेश्चन से। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों 72 का क्वेश्चन। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन को आप लोग रीड आउट करें, फिर चारों ऑप्शन को हम लोग डील करेंगे। तो आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, प्रारंभिक भौगोलिक खोजों का परंपरागत मत क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। डी क्यों हो जाएगा? एक से अधिक क्यों होगा? क्योंकि इसका आंसर आर्थिक कारण भी होगा और नए क्षेत्रों की खोज भी होगा। अब मैं इसको बताती हूँ कि आर्थिक कारण क्यों होगा। क्योंकि जो वास्को डी गामा भारत आया था ना, तो वो मसाले खरीदने के लिए ही आया था। वो अपना पर्सनल प्रॉफिट, अपने क्षेत्र का, अपने देश का पर्सनल प्रॉफिट देख रहा था। इस वजह से वो भारत आया था। तो ये आर्थिक कारण हो गया। दूसरा जो नए क्षेत्रों की खोज इसलिए क्योंकि वो उसे पता नहीं था कि भारत एग्जैक्ट है कहाँ। तो कभी वो ईस्ट जाए, कभी वेस्ट जाए, कभी नॉर्थ, कभी साउथ, इस तरह से नए नए क्षेत्रों का खोज भी हो रहा था। तो ये दोनों कारण इसके होंगे, ठीक है। और इसके साथ हम लोग क्या क्या इसमें ऐड कर सकते हैं दोस्तों? तो इसके साथ ऐड कर सकते हैं, सबसे पहले वो वास्को डी गामा कहाँ आया था। तो कालीकट के तट पे आया था, ठीक है। और दूसरा ये कब आया था? तो 1948 को, सॉरी 1498 को आया था। 1498 को वास्को डी गामा भारत आया था, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि बोस्टन टी पार्टी की घटना कभी थी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये बार बार पूछा जा रहा है। बिहार के अभी हाल ही में एक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी ये पूछा गया है। ये इसका एग्जैक्ट आंसर 1773 हो जाएगा, ठीक है। 1773 हो जाएगा इसका एग्जैक्ट आंसर। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन राइज हो सकता है, इसके साथ क्या पॉइंट्स ऐड हो सकते हैं? तो सॉरी, इसके साथ ये पॉइंट ऐड हो सकते हैं दोस्तों कि वास्को ये बोस्टन टी पार्टी की जो घटना हुई थी वो कितनी तारीख को हुई थी। तो 16 दिसंबर, ठीक है, 1773 को हुई थी। और ये कहाँ हुई थी? तो बोस्टन नामक जगह पे हुई थी। बोस्टन एक बंदरगाह है दोस्तों, यहाँ पे हुई थी। और ये अमेरिका की सबसे बड़ी क्रांति में से एक है दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक क्रांति हुई थी। इसमें क्या हुआ था ना कि बोस्टन नामक बंदरगाह पर चाय से भरी इन द सेंस कि ये चाय पत्ती जो होती है ना, उससे भरी पूरी की पूरी एक तरह से कह सकते कंटेनर को ना समुद्र में डाल दिया गया था, जिससे पूरा समुद्र का जो पानी था ना वो पूरा ग्रीनिश हो गया था। इसलिए इसे बोला जाता है कि बोस्टन टी पार्टी की घटना, ठीक है। होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने की थी। देखिए यहाँ पे ये आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है कि उद्घोषणा कब की थी, किसने की थी, या फिर ये पूछा जा रहा है कि किसने की थी, किसने इसकी घोषणा की थी। तो आप यहाँ देखिए थॉमस जेफरसन, इसका आंसर थॉमस जेफरसन हो जाएगा। ये क्यों होगा, क्या होगा, डिटेल में अभी चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई? तो 18 अप्रैल 1775 को हुई थी। ये बस घोषणा हुई थी दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन पूछा जाएगा कि कब स्वतंत्रता हुआ था, मतलब स्वतंत्रता लागू कब हुआ था। तो 4 जुलाई
आपको मैं एक बात बता दूं कि अमेरिकन लोग जितने भी हैं ना, अमेरिकी की स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को ही मनाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैं एक और बात बता दूं आपको दोस्तों कि अमेरिकी स्वतंत्रता के जो प्रमुख सेनानी थे, या फिर जो जिनका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहा है अमेरिका को स्वतंत्रता दिलाने में, वो कौन थे? तो लफायते, आप लोग याद रखिएगा, लफायते, ठीक है। ये एक व्यक्ति थे जो फ्रांस के थे, पर अमेरिकी लोगों का बहुत हेल्प किए थे, इसके वजह से स्वतंत्रता मिली थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे दोस्तों हम लोग। फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी थे। अब यहाँ बोल रहा है कि फ्रांस की क्रांति से कितने लोग मतलब इनके कौन कौन से बुद्धिजीवी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे दोस्तों, बुद्धिजीवी कौन कौन है फ्रांस से रिलेटेड। मतलब फ्रांस की जब क्रांति हो रही थी ना, तो कुछ कुछ लोग जो थे ना, कुछ नॉवेल्स वगैरह लिखना स्टार्ट किए थे, तो उनके नाम पूछ रहे हैं। तो इसके इसके भी आंसर हो जाएंगे डी, एक से अधिक। क्यों? क्योंकि रूसो भी थे, मॉन्टेस्क्यू भी थे और वॉल्टेयर भी थे, ये तीनों थे। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग थे, ठीक है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या बात हम लोग बात कर सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले फ्रांस की जो क्रांति हुई थी ना, वो कब हुई थी? तो 1789। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग को ध्यान होगा कि ये बार बार बास्तिल का किला वाला कहानी आप लोगों को, अगर आप लोगों को पता नहीं होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करना, मैं हिस्ट्री की क्लासेस लाऊंगी और सारा कुछ अच्छे से डिटेल में बता दूंगी, ठीक है। ये कब हुआ था? तो 14 जुलाई। आप लोगों को याद होगा कि बास्तिल का किला, कुछ 7-8 कैदी थे, उनको ना इस किले में जा कर के उस जेल को तोड़ करके उस कैदी को रिहा करवाया गया था। और मैं बता दूं कि ये जो क्रांति हुई थी ना, ये जो क्रांति हुई थी, बास्तिल का किला वाला जो क्रांति हुई थी ना दोस्तों, ये बहुत फ्रांस की सबसे बड़ी घटना के रूप में इसको शामिल किया जाता है। जैसे भारत की दांडी मार्च और भारत का महात्मा गांधी वो रॉलेट एक्ट जैसा होता है ना, वैसा ही। और एक एक बुक है दोस्तों, ये बुक के बारे में बार बार पूछा जाता है, मॉन्टेस्क्यू का बुक है, ठीक है। एक बुक है, उसका नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉ, ठीक है। ये बुक है, और ये बुक को किसने लिखा है? तो मॉन्टेस्क्यू ने लिखा है, ठीक है। आप लोगों को ध्यान रखना होगा। इसी बुक में कानून की ये जो है ना, ये कानून की आत्मा मॉन्टेस्क्यू ने कहा था, ठीक है। ये हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोगों को किसी तरह का कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करना फ्रेंड्स। अब बात करते हैं ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है। यहाँ पे देखिए, महामंदी का काल किसे कहते हैं? महामंदी का काल किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखाऊं, देखिए इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1, ठीक है। एक, आर्थिक समस्या। जब आर्थिक समस्या से जूझ रहा था ना देश, तब उसे महामंदी के रूप में कहा जाता है। ये कब हुआ था? तो 29 अक्टूबर 1929, ठीक है। ये याद रखना डेट दोस्तों। इसे महामंदी का काल कहते हैं, जो कि आर्थिक समस्या से देश जूझ रहा था। इस टाइम पे न्यूयॉर्क की जो वॉल स्ट्रीट में शेयर बाजार है ना, न्यूयॉर्क में वॉल स्ट्रीट में शेयर बाजार, वो अचानक से गिर गया था, मतलब उसका सारा रेट गिर गया था। और इतना ज़्यादा गिर गया था ना कि कई सालों तक उसे वो उठने में उसे प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है। इसी आधार पर बहुत सारे इकोनॉमिक्स जो थे वो बताएं कि परचेजिंग पावर जो है बहुत ज़्यादा गिर चुका है, जिसकी वजह से इसे महामंदी का काल घोषित किया गया था। इस समय इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था ना कि मतलब लोग पैसे टोकरी में भर के ला रहे थे और 4 सब्जी खरीद के जा रहे थे। मतलब एक छोटा सा टमाटर का कीमत इतना हो गया था कि उस टमाटर के लिए टोकरी भर भर के पैसे देने पड़ते थे। पैसे का रेट इतना ख़राब हो गया था। तो ये था दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ देखिए, झारखंड क्षेत्र में उलगुलान विद्रोह के नायक थे। देखिए यहाँ सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि झारखंड क्षेत्र में उलगुलान के नायक जो थे वो कौन थे? तो बिरसा मुंडा, ठीक है। आप लोग ध्यान दें कि उलगुलान का कौन थे? तो बिरसा मुंडा। बिहार के क्वेश्चन में हमेशा एक चीज़ नोटिस करना आप, कि एक
दो, ज़्यादा से ज़्यादा 4 क्वेश्चन, कम से कम 2 क्वेश्चन ज़रूर देता है बिहार। एकदम कन्फर्म है कि बिहार से झारखंड से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ उतना पढ़ना नहीं है दोस्तों आप लोगों को। इसके साथ क्या कुछ टॉपिक्स ऐड कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहले उलगुलान का मतलब क्या होता है, तो एक महान हलचल होता है। उलगुलान का मतलब महान हलचल या महान विद्रोह। ठीक है, उलगुलान का मतलब ये होता है। अब नेक्स्ट, ये विद्रोह कब, इसकी अवधि क्या है, तो 1899 से 900 के आसपास की, आई थिंक, हाँ यस करेक्ट, ये इसकी अवधि थी दोस्तों। और बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी, तो 1900 में। आप यहाँ देख रहे हैं ना 1900 में मैंने डेट बताया, क्योंकि 1900 में ये मृत्यु हो गए थे इनके हैजा से। कई लोग बोलते हैं कि जेल में कुछ कारण से कोई जहर दे दिया, कहीं कुछ, लेकिन ऑफिशियल यही कहा जाता है। अब रियल में क्या था किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन ऑफिशियल बुक्स में यही लिखा मिलता है कि इन्हें हैजा हो गया था, हैजा से इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब ये हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, भागीरथ मांझी के नेतृत्व में सफाहर आंदोलन किस जनजाति से संबंधित है। देखिए यहाँ पे सफाहर जनजाति, सफाहर आंदोलन, ये एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। ये कौन जाति किया था, तो यहाँ संथाल हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, संथाल जो कि झारखंड और बिहार और थोड़ा बहुत एमपी में भी संथाल जनजाति पाया जाता है। ठीक है, इनके जो देवता होते हैं उन्हें सिंह बोंगा कहते हैं, सिंह बोंगा कहते हैं दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए सिंह बोंगा। ठीक है, हाँ चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें कुछ उतना और इम्पोर्टेंट बताने लायक नहीं है, ये तो मैंने बता दिया ना आपको। हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण क्या था। देखिए ब्रिटिश काल में जो भारत के हस्तशिल्प उद्योग था ना, बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ हैंडमेड बनाया करते थे, तो उसका पतन हुआ था। वो वही पूछ रहा है कि इसका पतन का कारण क्या था। तो मशीनी निर्माण वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा, जो कि एकदम करेक्ट बात है। क्योंकि जितना हाथ से लोग बनाने में समय लेते थे ना, वो मशीन तुरंत बना देता था। तो मशीन इतना ज़्यादा आने लगा था मार्केट में कि हाथ की कला में को बनने में टाइम लगता था। भारत में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति, करेक्ट। भारत में जितने भी विदेशी लोग आए थे, वो लोग भारतीय चीज़ों को इतना ज़्यादा दमन कर रहे थे ना, इतना ज़्यादा दबा रहे थे, प्रेशराइज़ कर रहे थे कि लोग बनाता ही नहीं था। मतलब इतना भारत की कोई चीज़ बन रहा है तो उसमें इतना ज़्यादा टैक्स लगा देते थे, हद से ज़्यादा। विदेशी चीज़ों पे टैक्स नहीं लगता था, इंडियन चीज़ों पे टैक्स लगता था, इसलिए लोग बनाने से भी थोड़ा सा पीछे हटते थे। नेक्स्ट क्या है, भारतीय वस्तुओं पर अत्यधिक कर, मैंने अभी बताया ना बहुत ज़्यादा कर लगता था, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ देखिए यहाँ पे, ठीक है, हाँ दोस्तों देखिए, सॉरी, लेनिन के द्वारा मांगी गई मांग जो अप्रैल थीसिस कहलाती है, वो क्या थी। सबसे पहले मैं आपको लेनिन की कुछ मांगों के बारे में बताती हूँ, और ये अप्रैल थीसिस क्या थी वो मैं बताती हूँ। ठीक है, तो देखिए जो लेनिन था ना, ये लेनिन था, और लेनिन ने कुछ अपनी मांगे रखी थी। ठीक है, लेनिन ने अपनी कुछ मांगे रखी थी, और वो कब रखी थी, तो अप्रैल में रखी थी, इसलिए इसे अप्रैल थीसिस कहते हैं। और ये मांग को कब रखा था, तो 16 अप्रैल 1917। ये वही समय दोस्तों 1917, जब भारत में यहाँ पे क्या हो रहा था, चंपारण आंदोलन चल रहा था। ठीक है, इसे अप्रैल थीसिस कहते हैं। और ये क्या मांगा था, इसमें क्या डिमांड रखा था, तो इसमें इन्होंने, लेनिन ने कहा था कि युद्ध को समाप्त किया जाए। मतलब वो जो युद्ध चल रहा था ना, उसको वो समाप्त करने के लिए मांगा था कि युद्ध को समाप्त किया जाए, प्लस जितनी भी ज़मीनें हैं वो सारी ज़मीनें किसान को दे दी जाए। हाँ जी, आपने सही सुना, लेनिन ने कहा कि पहले तो युद्ध को तुम लोग ख़त्म करो, और जितनी ज़मीनें हैं वो सारे किसानों को दो। ये एक अच्छी डिमांड मांगी गई थी। ठीक है, और इसके ये 2-3 डिमांड मांगी गई थी बेसिकली, उसने 3 मांगी थी। एक ये हो गया, युद्ध को समाप्त करो, ज़मीन दो, और एक कुछ मांगा गया था, कुछ बैंक, हाँ
बैंक का राष्ट्रीयकरण करो। जितने भी बैंक थे ना वो प्राइवेट थे, उसको राष्ट्रीयकरण करने के लिए कहा गया था। ठीक है, उसको राष्ट्रीयकरण मतलब उसको सेंट्रलाइज कर दो, उसको नेशनलाइज कर दो, ये उसने मांगा था। कब मांगा था? तो 16 अप्रैल 1917 को लेनिन ने मांगा था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मांग लिखा हुआ है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिविल कोड 1804 या नेपोलियन कोड के संबंध में महत्वपूर्ण विशेषता बताइए। नेपोलियन कोड क्या था, इस पे बात करते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आधा कट गया है, लेकिन मैं आपको इसके पूरा डिटेल समझा देती हूँ। नेपोलियन कोड था क्या? ठीक है, देखिए बात बात था ना, करीब आप लोगों को हिस्ट्री से रिगार्डिंग अगर कोई विशेष टॉपिक पे अगर क्लासेस चाहिए होगा ना, तो आप लोग कमेंट करना। ठीक है, मैं हिस्ट्री की वो स्पेशल टॉपिक पे, स्पेसिफिक टॉपिक पे आप लोगों को क्लास दे दूँगी। देखिए 21 मार्च, कौन सा डेट था? 21 मार्च 1804। ये एक दिन था जिसमें ये नेपोलियन ने कुछ अपनी मांगे रखी थी, जिसे नेपोलियन संहिता या इसका अधिकार कहा जाता है। नेपोलियन ने मांगा था फ्रांसीसी नागरिक का अधिकार, इस नाम से भी जाना जाता है। इसमें कुछ कुछ अधिकार था जो नेपोलियन ने मांगा था। बेसिकली क्या क्या इसमें ये अधिकार था, तो आप लोग देखो, इसमें कुछ कुछ अधिकार था। जैसे पहला अधिकार में आता है कि जन्म के आधार पर कोई विशेष अधिकार ना मिले। जैसे फ्रांस में था ना कि जो जिस जाति पे जन्मा, जो जिसमें जन्मा, उसे उस हिसाब से अधिकार मिलेगा। तो ये बोला इसको बंद करो। कोई अगर कोई किसी भी कास्ट में जन्म ले लिया, कोई किसी भी जात में कहीं पे भी जन्म ले लिया, उसको उस हिसाब से अधिकार देना बंद करो। धर्म को स्वतंत्रता पूर्वक अनुमति दो, कोई भी धर्म अपनाने का, कोई भी धर्म मानने का अनुमति दो। इसके अलावा उसने क्या मांगा? सरकारी नौकरी जो होता है ना, वहाँ पे भी सरकारी नौकरी वाला सिस्टम था। तो सरकारी नौकरी में सभी का एक साथ, मतलब किसी को कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। इसके अलावा भी और छोटे छोटे बहुत सारे डिमांड्स थे नेपोलियन के, जिसे नेपोलियन संहिता कहा जाता है या नेपोलियन कोड कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले दोस्तों। देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध उद्घोष किया था? दिल्ली चलो का जो नारा था सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ से दिया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाप रे। ये क्वेश्चन जो मैं देखी थी ना, वो क्वेश्चन मैंने देखा ये क्वेश्चन को, कि ये क्वेश्चन एक और एग्जाम में आया हुआ है, बीपीएससी का। आई थिंक मुझे ये किस एग्ज़ाम में था, ये शायद बीएसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था। हाँ जी, यस यस यस, कंफर्म, ये इसी एग्ज़ाम में आया था। तो ये इसने ये सुभाष चंद्र बोस ने ये कहाँ से बोला था? तो सबसे पहली बात, इन्होंने ये सिंगापुर से बोला था। अब सुभाष चंद्र बोस से जुड़े हुए कुछ बातें मैं आपको बता दूं। सबसे पहले ये राष्ट्रपिता कहे थे, किसे कहे थे? तो महात्मा गांधी को कहे थे। राष्ट्रपिता किसे कहे थे? महात्मा गांधी को। कब कहे थे? 6 जुलाई 1944 से। ठीक है, 1944 को महात्मा गांधी ने टेलीफोन पे कॉल किया था और बोला था राष्ट्रपिता। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। हाँ जी, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और ये पूछा जाएगा कब, तो इसका ईयर नहीं पूछता, इसका डेट नहीं पूछता, ईयर पूछता। अगर डेट पूछेगा तो आप लोग 1 सितंबर याद रखना, बट डेट नहीं पूछता है, ईयर ही पूछता है, 1942 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ जी, देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है, किस कांग्रेस सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया था? ये सीधा सीधा पूछा जा रहा है कि कब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। मतलब जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था तो कौन सा मतलब सत्र चल रहा था? तो सीधा सीधा इसका आंसर नागपुर सत्र चल रहा था। आप लोगों को सभी को पता है कि नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1920 में। और यही 1920 से लेके 1922 के बीच में हुआ था आपका असहयोग आंदोलन। आपको भी पता है।
तो ये आंदोलन 1 अप्रैल 1920 से स्टार्ट हुआ था, तिलक की मृत्यु के बाद, ठीक है। तो ये नागपुर सत्र हो जाएगा। और महात्मा गांधी पे तो एक पूरा विशेष टॉपिक मैं लेकर के आऊँगी दोस्तों। महात्मा गांधी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी? वन एंड ओनली क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बिहार तो इस क्वेश्चन को गोद ले चुका है दोस्तों। ये कभी ये क्वेश्चन नहीं छोड़ता है बिहार। बेलगाम अधिवेशन जो 1924 को हुआ था, कहाँ हुआ था? कर्नाटका में हुआ था, ये सभी को पता है। आई थिंक इस क्वेश्चन से कोई नहीं बचा है अब। और इससे और कुछ इम्पोर्टेंट आप लोगों को कुछ याद आ रहा है तो आप लोग कमेंट करना। 1924 के आसपास ना, 1924 का तो कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन हाँ 1922 का ये जो गया वाला अधिवेशन हुआ था ना, वो इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये अधिवेशन किसने किया था? तो CR दास ने किया था। हाँ जी, ये अधिवेशन में कौन किया था? तो CR दास ने किया था। सॉरी। और तो कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं इसमें। अगर आप लोगों को कुछ याद आती है तो आप लोग कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, गांधी जी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा को कौन आंदोलन कहा जाता है? तो नमक सत्याग्रह। कॉमन है क्वेश्चन, सबको पता है कि दांडी यात्रा को नमक सत्याग्रह कहते हैं। अब गांधी जी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों। सबसे पहले, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत गांधी जी ने, ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसके तहत गांधी जी ने इस सत्याग्रह की शुरुआत की थी। कब की थी? डेट आप लोग देख लीजिए, 12 मार्च 1930, ठीक है। ये सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। कितने लोग थे? तो टोटल 78 लोग थे इनके साथ, ठीक है। और कितना क्या, हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कितना मील चले थे? तो 241 मील चले थे। कौन? महात्मा गांधी चल के साबरमती पहुँचे थे। साबरमती से दांडी गए थे, इसीलिए इसे दांडी यात्रा कहते हैं, ठीक है। किसने वाक्यांश स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है की रचना की थी? तो इसका क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। इन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा। ये इसने कब ये नारा दिया था? तो सबसे पहला क्वेश्चन है ये 1916 को होम रूल लीग के टाइम पे इन्होंने ये नारा दिया था, ठीक है। सबसे पहली बात ये हो गई इसकी इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट। इसके अलावा होम रूल लीग का गठन कब हुआ था? तो 1916 में ही इसका गठन हुआ था, आप लोग याद रखें, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ये होम रूल लीग जो है ना, ये इसमें इसके दो ब्रांचेस थे। एक महाराष्ट्र में था जिसका लीड कौन कर रहा था? ये बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे। और एक था, राइट नाउ आई फॉरगेटेड, एक आयरलैंड, हाँ जी, आयरलैंड में था, जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट कर रही थी। हाँ जी, एनी बेसेंट करेक्ट। ये 1916 में बना है होम रूल लीग। दो ब्रांचेस थी इनके, एक मुंबई महाराष्ट्र में था, जिसके अंतर्गत जो पहले बम्बई था, इसके अंतर्गत ये बाल गंगाधर तिलक इसे लीड कर रहे थे। और जो आयरलैंड वाला था ना, वो एनी बेसेंट कर रही थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अवध किसान सभा की स्थापना की? अवध किसान सभा ये क्या है? सबसे पहले बात करेंगे कि अवध किसान सभा ये क्या है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं इसे यहाँ इरेज कर दूँ थोड़ा। अब देखिए, ये अवध किसान सभा जो था ना, इसका एक आंसर है बाबा रामचंद्र दास, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को एकदम याद कर लीजिए, ये 2 बार पूछ चुका है और टीआरई में ही 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ये टीआरई 1 में भी ये क्वेश्चन आया था, लेकिन 1 to 5 आया था। हाँ जी,
अब देखिए, इनके बाबा रामचंद्र दास के बारे में मैं कुछ फैक्ट बता दूं आपको। सब एक इसके साथ एक ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाबा ये जो किए थे ना, ये अवध किसान सभा की स्थापना तो 1920 को किए थे। कब? तो असहयोग आंदोलन के समय पे इस किसान की स्थापना इन्होंने करा था, ठीक है। और इस आंदोलन का जो मेन मुख्यालय था ना, हेडक्वार्टर कह सकते हैं, वो प्रतापगढ़ था। जी हाँ, प्रतापगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, आप लोग परेशान ना हों, बस 92 तक ही है। हिस्ट्री की क्वेश्चन आप लोगों का ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लाएंगे ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी भी काफ़ी डिटेल में चलेंगे, ठीक है। देखिए, 1857 की क्रांति में जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इस क्वेश्चन को भी बिहार ने गोद ले रखा है दोस्तों। ये क्वेश्चन कभी नहीं छूटता है, चाहे बीपीएससी सीजीएल हो या बीपीएससी टीआरई हो या कोई भी बीपीएससी का एग्ज़ाम या बिहार का एग्ज़ाम। आपको पता है, कुंवर सिंह। आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पता होगा, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है ना दोस्तों, ये क्वेश्चन ये 87 89 ये यहाँ पे छूट गया था। देखो आप यहाँ पे 86 के बाद डायरेक्ट 89 आ गया था, तो ये वही दो क्वेश्चन है जो पीछे मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। अब बात करते हैं, किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की? देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया ना कि किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना फॉरवर्ड ब्लॉक, जब मैं वो क्वेश्चन को सुभाष चंद्र बोस वाली क्वेश्चन को डील कर रही थी, तो इसका आंसर सुभाष चंद्र बोस होगा। मैंने इसे पहले ही आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है सुभाष चंद्र जी बोस से रिलेटेड क्वेश्चन को, तो मैं अभी इसमें समय नहीं बर्बाद करूँगी। लास्ट 2 क्वेश्चन दोस्तों, आनंद मठ की रचना किसने की? आनंद मठ ये क्या है? आनंद मठ क्या है? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आनंद मठ, एक सेकेंड, एक बांग्ला भाषा का उपन्यास है, ठीक है। आनंद मठ क्या है? तो बांग्ला भाषा का उपन्यास है, ठीक है। दूसरा, इसे इसे कब लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी कहते हैं। और ये कब लिखा गया था? तो 1882 को ये लिखा गया है, ठीक है। आनंद मठ, आनंद मठ बांग्ला का एक उपन्यास है जो कि 1882 को लिखा गया है। और ये वही हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जिन्हें भारत की राष्ट्रीय गीत को लिखा है, जो राष्ट्रीय गीत क्या है? तो वंदे मातरम, ठीक है, इन्होंने लिखा है। और ये जो वंदे मातरम है ना, वो इसी आनंद मठ में लिखा है। और यही आनंद मठ के बुक से वंदे मातरम सॉन्ग को भारत ने लिया है, ठीक है दोस्तों। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक कौन था? देखिए, यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया है, उत्तर पश्चिम मतलब इस साइड। आपको भी पता है अगर ये भारत है तो इस साइड पाकिस्तान है, और आपको पता है कि पाकिस्तान में कौन किया है? तो पाकिस्तान में खान अब्दुल गफ्फार खान। और देखिए, यहाँ पे खान नहीं लिखा ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, तो अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी। सीमांत गांधी क्यों? क्योंकि जहाँ सीमा का अंत होता है, सीमा यहाँ है भारत की और सीमा का अंत हुआ है, तो सीमांत गांधी इसलिए क्योंकि ये गांधी जी के परम भक्त थे। बाद में ये जो भी किए, कहाँ गए, क्या किए, वो बाद में आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी मैं अच्छे से। लेकिन स्टार्टिंग में तो ये बहुत ज़्यादा, स्टार्टिंग से एंडिंग तक ये थोड़ा सा गांधी जी का सपोर्ट किए थे। इन्होंने लाल कुर्ती नामक संगठन की स्थापना की थी, ठीक है। लाल कुर्ती, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके संगठन में जितने लोग थे ना, सब रेड कलर की कुर्ती पहनते थे। कब की ये पूछा जाएगा, तो 1929 को, ठीक है। इन्हें ही खुदाई खिदमतगार भी कहते हैं, इन्हें ही खुदाई खिदमतगार भी कहते हैं दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट परसेंट है, मैंने पहले ही बताया आपको, ठीक है। तो ये थी दोस्तों हमारी ये हमारी सीरीज़ थी
एक सेकेंड। इसकी कोई और क्वेश्चन होगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। फ़िलहाल तो इसकी कोई और क्वेश्चन है नहीं, ये इतनी क्वेश्चन थी। और कुछ क्वेश्चंस रह गई है दोस्तों, मैंने सोचा कि ज़्यादा मैं वीडियो को लंबा नहीं करूँगी, अगर इसकी और क्वेश्चंस होगी तो मैं उसे लेकर के आऊँगी। और नेक्स्ट सीरीज़ में मैं ज्योग्राफी को भी की भी क्वेश्चंस को लेके आऊँगी। चैनल पे बने रहें। थैंक यू।